एट्थ टाइप का ऑपरेटर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस टाइप का नाम है स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर का ये जो कैटेगरी है स्पेशल ऑपरेटर्स, ये हमारे प्रोग्रामिंग में 8 कैटेगरी है और इसमें जितना भी स्पेशल पर्पस के लिए जो बचा कुचा जो ऑपरेटर्स है कह सकते हैं, वो इसके अंदर पुट किया हुआ है, जिसमें से आज के क्लास में स्पेशल ऑपरेटर्स का आप सिर्फ एक ही का यूज सीख पाएंगे। अब बाकी जो टाइप्स है वो आगे के एडवांस चैप्टर्स का टॉपिक में आता है, वो समझ में आज नहीं आता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइप है स्पेशल ऑपरेटर्स में, अब नंबर 8 टाइप जो है, उस ऑपरेटर का नाम जरा देखिए क्या लिखा है। उसका नाम लिखा है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो है, इसका यूज आप आज के क्लास में सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, इसीलिए हम इसको अभी यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सर आखिर ये साइज ऑफ जो स्पेशल ऑपरेटर है ये क्या करता है फिर? तो सुनो, नाम से क्या लगता है, साइज ऑफ, यानी साइज ऑफ ऑपरेटर एक ऐसा स्पेशल ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग में जो दिए गए वेरिएबल का, डेटा टाइप का, कांस्टेंट का, या जो भी चीज उसके ब्रैकेट में आप डाल रहे हैं उसका ये साइज कैलकुलेट करेगा कि कंप्यूटर के मेमोरी में उसको कितने साइज की जरूरत है, ये वो कैलकुलेट करेगा और बताएगा। सर ये साइज कैसा साइज? तो उसका जो साइज ही रिटर्न करेगा वो मेमोरी में कितना बाइट्स का स्टोरेज होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से साइज ऑफ ऑपरेटर आपको साइज रिटर्न करता है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए, साइज ऑफ ऑपरेटर है क्या। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द मेमोरी रिक्वायरमेंट। This operator is used to find the memory requirement of the given data type or variable और any constant। ठीक है, और ये साइज किसके टर्म्स में लौटाएगा? तो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। यानी कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, तो ये ऑपरेटर आपको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है। मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है, किसका मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है? तो जो भी डेटा टाइप आप उसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी वेरिएबल उसको आप प्रोवाइड करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करेंगे साइज ऑफ को, ये साइज ऑफ उस प्रोवाइडेड चीज का पता लगाएगा कि मेमोरी में कितने बाइट्स का रिक्वायरमेंट है। हम आपको बताए थे ना कि एक कैरेक्टर अगर 1 बाइट लेता है तो ये साइज ऑफ आपको कैरेक्टर के लिए 1 रिटर्न करेगा। एक इंटीजर के बारे में बोले थे क्या कि जनरली वो 2 बाइट्स लेता है, बट बहुत सारे सिस्टम में 4 बाइट्स भी ले सकता है। तो साइज ऑफ के साथ अगर इंट को मेंशन करोगे तो इट विल टेल यू 4, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है वहां पे। अगर आप फ्लोट लगा रहे हैं तो फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसको 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। तो साइज ऑफ के साथ फ्लोट लिखोगे इट विल टेल यू 4। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर एक ऐसा स्पेशल ऑपरेटर है जो दिए गए चीज का डेटा टाइप, कांस्टेंट या वेरिएबल का मेमोरी रिक्वायरमेंट बताता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यानी कितना बाइट्स का उसका स्टोरेज होगा, ये वो चीज लौटाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हम यहां पे लिखे इंट एस। इंट एस करोगे तो इंटीजर टाइप का मेमोरी में एस के नाम से एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। जैसे ही आपने इंट एस किया, मेमोरी में क्या हो गया, एस के नाम से क्या हो गया, एक ब्लॉक रिजर्व हो गया। फाइन। अब अगर आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू, देखो हम क्या लिख रहे हैं, साइज ऑफ। और ध्यान रखें साइज ऑफ लिखने समय सारे लेटर्स लोअर केस में होंगे, अब बीच में कोई ब्लैंक स्पेस मत छोड़ना। साइज ऑफ एक साथ लिखना है चिपका के, और इसके ब्रैकेट में आपको किसका साइज पता करना है। तो अगर आपको साइज पता करना है इंटीजर टाइप के लिए तो आपको साइज ऑफ के ब्रैकेट में इंट लिखना होगा। वेरी इजी। तो साइज ऑफ का काम है साइज फाइंड करना, उसके पैरेंथेसिस में दिए गए कंटेंट का। तो आपने कंटेंट के तौर पे क्या लिखा है, इंट। इंट याद है इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, अब सुनो, अगर आपके सिस्टम में इंटीजर टाइप का रिक्वायरमेंट 2 बाइट्स का निर्धारित है, ये आपको पहले से नहीं पता होगा, आप चेक कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली रन करके। अगर 2 बाइट का उसका स्टोरेज होगा आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो साइज ऑफ इंट करोगे तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा पता है, 2 हो जाएगा। मतलब ये मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होगा ये उसको कैलकुलेट करके फाइंड करके आपको दे देगा। वेरी इजी। लेकिन ये जो देगा ना नंबर, वो बाइट्स बताएगा कि इतने बाइट्स का उसका रिक्वायरमेंट है। अगर ये 4 बाइट लेता होगा सिस्टम में तो उस केस में ध्यान रखना यार 2 नहीं 4 लौटाएगा। तो
तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में इंट जो है वो 2 बाइट लेता है कि 4 बाइट लेता है, इससे आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने लिखा s इज इक्वल टू साइज ऑफ, और विद इन पैरेंथेसिस अगर आपने क्या लिखा फ्लोट, तो फ्लोट तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए डेटा टाइप आप इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो साइज है ये 4 बाइट्स का ही होता है हमेशा, जो भी सिस्टम में आप चेक करेंगे। तो इस केस में पता है फ्लोट का साइज कितने बाइट्स का है, 4 बाइट का, तो साइज ऑफ उसको डिटेक्ट करेगा और किसको थमा देगा, s को। सो द वैल्यू ऑफ s बिकम्स हाउ मच, द वैल्यू ऑफ s बिकम्स 4। सिमिलरली देखो, अगर किसी ने लिखा s इज इक्वल टू साइज ऑफ, अगेन s इज इक्वल टू साइज ऑफ, और अगर हम ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा खोले और सपोज कर हम यहां पे क्या लिख दिए, एल्पाइन लिख दिए, तो गौर से देखिए ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ एल्पाइन जो वर्ड है ये एक स्ट्रिंग है, और हम आपको जब स्ट्रिंग पढ़ाए थे तो बताए थे कि स्ट्रिंग में हर एक अक्षर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, स्ट्रिंग जब आप बनाते हैं तो उसमें एक एक अक्षर एक एक बाइट ऑक्यूपाई करता है, और एक एक्स्ट्रा बाइट याद है ना नल कैरेक्टर लेता है, वो भी हम बता चुके हैं पहले। स्ट्रिंग टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। तो बताओ इसका कितना साइज हो गया बाइट्स की भाषा में, मतलब बाइट्स के टर्म्स में कितना साइज हो गया, तो 1 फॉर ए, 1 फॉर एल, 1 फॉर पी, 1 फॉर आई, 1 फॉर एन, 1 फॉर ई। कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अक्षर है तो 6 बाइट तो होगा ही होगा, लेकिन याद है स्ट्रिंग में अंत में एक स्पेशल अक्षर घुस के बैठा होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, याद कीजिए, नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर भी तो इसमें होगा ही होगा, भले आपने नहीं रखा, बाय प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर होता है अंत में, तो 1 बाइट इसके लिए भी काउंट होगा। तो इसका रिक्वायरमेंट 6 बाइट नहीं बताएगा, याद रखिएगा, इसका रिक्वायरमेंट एस में कितना बताएगा, 7, 6 और एक एक्स्ट्रा बाइट नल के लिए 7। तो साइज ऑफ इस तरह से साइज चेक कर सकता है, जो चीज प्रोवाइड करोगे उसके लिए। अब सुनिए, अगर कोई लिखेगा s इज इक्वल टू साइज ऑफ, अब ब्रैकेट में s की लिख दे, जाके s को डायरेक्ट लिख दे। अब जरा गौर से देखिए, s का क्वालिटी हम कैसा चुने हैं, इंटीजर चुने हैं। ठीक है, तो याद है s के नाम से एक ब्लॉक बना है मेमोरी में, तो सोचो अगर एक इंटीजर का रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में 2 बता रहा है, तो s भी तो इंट ही टाइप का हुआ ना। इंट टाइप का रिक्वायरमेंट 2 बाइट्स का अगर आपने डिटेक्ट किया है, तो s तो खुद बेचारा इंटीजर टाइप का है, तो इस s का साइज भी कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा, क्योंकि आखिर s तो है इंटीजर। तो जब आप साइज ऑफ में s करेंगे तो फिर आपके s में कितना स्टोर कर देगा, s का साइज डिटेक्ट करके 2। पर अगर आपके सिस्टम में इंटीजर 4 बाइट्स लेता होगा, तो साइज ऑफ में जब आप इंट करेंगे तो 4 बताएगा, तो साइज ऑफ में जब आप s करेंगे तो s इंट है तो उसको भी 4 ही बताएगा फिर, क्योंकि इंट का जो साइज होगा s का वही साइज हो रहा है, क्योंकि s इंट टाइप का डिक्लेयर्ड है ना, बात यह है। तो इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर का जो यूज था स्पेशल ऑपरेटर्स में, ये आप आज के क्लास में इजीली समझ पाए, और इसका यूज आप आगे के क्लासेस में जाके देखेंगे तो देखेंगे फ्रीक्वेंटली इसका भी यूज होता रहेगा, बट बहुत आगे के क्लासेस में। लेकिन अब हम बता दें स्पेशल ऑपरेटर्स में, अब जो हम यहाँ पे टाइप्स का नाम लिखने जा रहे हैं, कैटेगरीज का नाम लिखने जा रहे हैं, ये सारा टॉपिक्स अब आपको बहुत आगे के चैप्टर्स में सीखना है। अभी बस नाम सुन ले कि और कौन कौन स्पेशल ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स बचा हुआ है। तो सुनिए, ये जो आपका नंबर बी टॉपिक है स्पेशल ऑपरेटर में, इस ऑपरेटर का नाम देखिए क्या लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये जो डॉट का सिंबल आप यूज किए हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डॉट ऑपरेटर। और डॉट ऑपरेटर का रियल वर्क यहाँ पे क्या है, मेंबर को इस्तेमाल करना, मेंबर को यूज करना, इसीलिए इसको हम लोग और क्या बुलाते हैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। पर बात यह है कि अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स में हैं, लेकिन ये जो डॉट ऑपरेटर है या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, इसका यूज आप आज नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको डॉट ऑपरेटर या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज समझना है तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आगे का एक चैप्टर आएगा, स्ट्रक्चर नाम का, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स नाम का, उन चीजों में जाके आप सीखेंगे कि आखिर ये डॉट ऑपरेटर मेंबर को एक्सेस कैसे करता है और इस चीज का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग में भी बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये, बस आप नाम सुन ले फिलहाल कि ये कोई ऑपरेटर है जो आगे के एडवांस चैप्टर में यूज होगा। सी जो ऑपरेटर हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, उस ऑपरेटर का नाम देखिए क्या लिख रहे हैं हम, वो है ये वाला सिंबल, आप देख रहे हैं कोलोन साइन 2 बार लगा है, ये कोलोन साइन होता है, उसको आप 2 बार लगाए हैं। इस निशान को हम लोग पता है क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, इसको बुलाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो दिक्कत ये है कि अभी हम लोग फिर से फंडामेंटल पढ़ रहे हैं,
ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जब क्लासेज ऑब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उप कॉन्सेप्ट में जाओगे तो इसका फ्रीक्वेंट यूज होता है स्कोप परिवर्तन करने में। और ये क्या होता है स्कोप परिवर्तन करना, स्कोप रेजोल्यूशन करना, ये समझ में अभी नहीं आएगा, ये बस सुन ले कि इसको स्कोप रेजोल्यूशन कहते हैं। उस चैप्टर में इसको इतना यूज करना है कि आप इसका यूज खुद समझ जाएंगे। नंबर डी टॉपिक जो यहाँ पे ऑपरेटर्स में स्पेशल बचा कुछ ऑपरेटर में आ रहा है, वो ऑपरेटर कुछ ऐसा देखो, उसको हम लोग नाम ही क्या दे दे रहे हैं, देखो पॉइंटर ऑपरेटर्स। पता आगे चलकर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉइंटर नाम का, उस पॉइंटर नाम के चैप्टर में कुछ ऑपरेटर्स आपको यूज करना सिखाया जाएगा, जिसमें एक निशान होगा स्टार साइन। आपको याद है आप एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल किए थे पहले, तो मल्टीप्लिकेशन करने में उसको यूज करते थे, तो उसको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते थे। लेकिन एस्ट्रिक साइन का एक और स्पेशल यूज होता है पॉइंटर नाम के चैप्टर में। यूज क्या होता है बाद में सीखिएगा, बस अभी सुन ले कि पॉइंटर में भी ये ऑपरेटर यूज होता है। और इसको वहां पे क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं डी रेफरेंसिंग, या इसको एक और नाम से जानते हैं यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर। यानी ये जो आपका स्टार साइन है, इसको हम लोग डी रेफरेंसिंग या इनडायरेक्शन ऑपरेटर बुलाते हैं। और ये जो ऑपरेटर है या पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के तो समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर जो पॉइंटर में ही है वो देखिए कौन सा है, माइनस और ग्रेटर देन साइन। ध्यान से देखिए, ये माइनस और ग्रेटर देन साइन है, ये आपको मिल के दूर से एरो की तरह नजर आ रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरो ऑपरेटर। और इसका भी यूज पॉइंटर में आप सीखेंगे, क्योंकि अब ये समझ में आएगा नहीं, बार बार कह रहे हैं आपसे। सिमिलरली एक ऑपरेटर आप पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में, एक ऑपरेटर होगा न्यू और एक ऑपरेटर होगा डिलीट। तो न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स, इसका भी यूज आप पॉइंटर्स में ही सीखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। अभी फिर से नहीं समझ आएगा सर ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, क्योंकि आगे का एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंटर चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स का हम आपको यूज करना सिखाएंगे। तो एटसेट्रा एटसेट्रा कर देते हैं। तो सुनो, ऑपरेटर्स में आपको याद है 8 टाइप्स होता था, हम आपको बता चुके हैं। तो लास्ट क्लास तक, लास्ट टॉपिक तक हम लोग 7 टाइप डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। 8 टाइप था स्पेशल ऑपरेटर्स, जिसमें आज के क्लास में आपको सिर्फ साइज ऑफ ऑपरेटर समझ में आएगा, जो साइज काउंट करने के लिए यूज में आता है। पर उसके बाद का जितना भी ऑपरेटर्स है, ये आगे के चैप्टर्स का ऑपरेटर्स है, ये आप आगे पहुंचेंगे, आप इसको खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो इसके साथ हम लोगों का टोकेंस जो टॉपिक था फंडामेंटल वाला, याद है टोकेंस में हम बताए थे ना 5 कैटेगरीज होते हैं, आप रिवाइज कर लेंगे पहले का टॉपिक्स। तो कौन कौन सा 5 कैटेगरीज था फिर से बताइए। एक टॉपिक था टोकेंस में कीवर्ड्स, एक टॉपिक था इसके अंदर आइडेंटिफायर्स, एक टॉपिक था इसके अंदर कांस्टेंट्स, एक टॉपिक था इसके अंदर पंक्चुएटर्स, और एक टॉपिक था इसके अंदर ऑपरेटर्स। और याद करो ऑपरेटर्स के अंदर हम आपको फिर 8 कैटेगरीज डील करके बताए हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोकेंस टॉपिक। तो टोकेंस टॉपिक है जो ब्रांचिंग था वो अब जाके हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में अभी भी थोड़ा मोड़ा कुछ फंडामेंटल बात बाकी है, जैसे कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप कन्वर्जन किसको बोलते हैं। क्योंकि बेसिक्स में, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में इतना फंडामेंटल्स आप जानेंगे, तब जाके आपका रियल प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर जब शुरू होगा तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम लोग टोकेंस का कहानी तो देख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये भी फंडामेंटल्स में ही आता है, तो उसको चलिए देखते हैं। तो देखो वो टोकेंस वाला पोर्शन अब ओवर हो चुका है, अब हम लोग अलग से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, डेटा टाइप, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप किसको बुलाते हैं। अच्छा, आप याद है स्टार्टिंग क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आपने लिखा होगा कभी इंट एक्स, फ्लोट एक्स, कल भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ाए हैं कैर एक्स, इस टाइप का। तो ये जो आपने इंट एक्स, फ्लोट एक्स, कैर एक्स, ये सब जो इस्तेमाल किया है, आखिर इसमें इंट लगाते हैं तो आपके एक्स नाम के वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू होल्ड होता है, फ्लोट एक्स करते हैं तो एक्स नाम के घर में फ्रैक्शन टाइप का वैल्यू होल्ड होता है, कैर एक्स करते हो तो एक्स के नाम के ब्लॉक में कैरेक्टर टाइप का वैल्यू होल्ड होता है। तो आखिर ये x का क्वालिटी कैसा होगा, x में किस टाइप का वैल्यू होल्ड होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो टर्म होता होगा। तो वैसे चीज को हम लोग क्या बुलाते हैं, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप डिस्क्राइब करता है कि किस टाइप के डेटा वैल्यू पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या आपके डेटा का क्वालिटी कैसा होगा, डेटा टाइप उस चीज को नियंत्रित करता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो डेटा टाइप के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप के बारे में क्या ध्यान से सुन रहे हैं आप, इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा
and how they are used in the program। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा टाइप जो है ये कैसा फैक्टर है प्रोग्रामिंग में, कैसा टर्म है प्रोग्रामिंग में, जो क्या डिस्क्राइब करेगा, टाइप ऑफ डेटा। यानी आप किस टाइप के डेटा पे, किस टाइप के वैल्यू पे वर्क करना चाहते हैं, ये उस चीज को डिस्क्राइब करता है। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, और उस टाइप के वैल्यू को प्रोग्राम में किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ये उस चीज को नियंत्रित करता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट इज, यानी डेटा टाइप के बारे में और क्या लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, दैट इज द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन देम। इसका मतलब डेटा टाइप बताएगा कि डेटा का टाइप कैसा है और उसको किस तरीके से यूज करना है। इसको आप और क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन देम, यानी कि किस तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकता है आपके द्वारा प्रोवाइडेड वैल्यूज के ऊपर। इसी चीज को नियंत्रित करता है ये टॉपिक जिसका नाम है डेटा टाइप। अब देखो, ये जो डेटा टाइप है ना, इस डेटा टाइप को आप ऐसे करके भी डिफाइन करके याद रख सकते हैं। डेटा टाइप क्या बताएगा आपको, किस नेचर का डेटा वैल्यू है प्लस अलाउड ऑपरेशंस, और उसके ऊपर आप कौन कौन सा ऑपरेशन को लागू कर सकते हैं। इस चीज को शॉर्ट में आप डेटा टाइप बुलाइए। लास्ट टाइम डेटा टाइप डिस्क्राइब करता है वैल्यू का, डेटा वैल्यू का क्वालिटी कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, और उस पे कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं परफॉर्म। इस चीज को नियंत्रित करता है डेटा टाइप। आपको याद है हम एक दिन अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहे थे, डिवीजन का बात किए थे, तो हम उसमें बोले थे ना, अगर आपसे कोई पूछे 5/2 कितना होता है, तो हड़बड़ा के आप मत बोल दीजिएगा 2.5। प्रोग्रामिंग में आप इसको क्या बोलेंगे, याद कीजिए, 5 का क्वालिटी इंटीजर है, 2 का क्वालिटी इंटीजर है। तो हम बताए थे ना, इंटीजर और इंटीजर का जब ऑपरेशन होगा, इंटीजर वैल्यू से जब डिवाइड होगा, तो उसका आंसर कैसा हो जाएगा, इंटीजर। सो यू विल गेट 2 ओवर देयर, नॉट 2.5। आपको सिर्फ 2 मिलेगा। इसका मतलब इस चीज को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तो वो चीज, वो पैटर्न को हम लोग क्या बुला सकते हैं, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप डिस्क्राइब करेगा कि किस टाइप का वैल्यू पे वर्क हो रहा है और कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे इंटीजर डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये सब चीज का कंट्रोल डेटा टाइप के हाथों में है। लेकिन अगर यहां 5.2.0 होता, अब जरा सोचो, 5 कैसा है क्वालिटी में, इंटीजर, 2.0 कैसा है क्वालिटी में, फ्रैक्शन फ्लोट टाइप। अब सुनो, अगर दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शन डेटा टाइप हुआ, तो आपका आंसर फ्रैक्शन टाइप का ही प्रोड्यूस होगा। नाउ इन दिस केस यू विल गेट 2.5। बात समझ में आ रहा है, इंटीजर डिवाइड होता है तो इंटीजर आता है, तो उसमें 2 आया। लेकिन इंटीजर और फ्रैक्शन एक भी कोई फ्लोट क्वालिटी का हुआ, तो आपका आंसर फ्रैक्शन आएगा। तो आखिर इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, यही डेटा टाइप ही कंट्रोल करेगा कि कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर अलाउड है, क्या ऑपरेशन होगा तो किस क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ये सब चीज डेटा टाइप के थ्रू संचालित होता है। अब एक बात सुनिए, प्रोग्रामिंग में ये जो हमारा डेटा टाइप है, ये जो प्रोग्रामिंग में हमारा डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप को हम लोग ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। डेटा टाइप को क्लासिफाई ब्रॉडली मेनली 2 हिस्सों में करते हैं, जिसमें पहले टाइप का नाम देखिए क्या लिखा है। पहले टाइप का नाम लिखा है प्रिमिटिव या बेसिक या फंडामेंटल या बिल्ट इन डेटा टाइप। मतलब समझ में आया, देखो, ये जो डेटा टाइप का फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव या बेसिक या फंडामेंटल या बिल्ट इन डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप का एक बिरादरी या एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें आपका जो टाइप होगा वो फंडामेंटल होगा, बेसिक होगा, प्रिमिटिव होगा, बना बनाया होगा। ये वो टाइप है जिसको आप नहीं बनाते हैं, इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं, ये इनबिल्ट होता है, मशीन का हिस्सा होता है। और सेकेंड टाइप जो होता है, इसको हम लोग पता है क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉन प्रिमिटिव, और इसका एक दूसरा नाम क्या लिखा देखो, डिराइव्ड डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप को हम बताए ना मेनली 2 हिस्सों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक हिस्सा होगा प्रिमिटिव और एक हिस्सा होगा नॉन प्रिमिटिव। एक को बोलेंगे बेसिक या फंडामेंटल, तो दूसरे को बोलेंगे डिराइव्ड टाइप। अच्छा, नाम से क्या लगता है, बेसिक या फंडामेंटल वो टाइप होता है जो किसी चीज का आधार बनेगा, ये किसी और पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो डिराइव्ड टाइप है
नाम सुन के समझ में आ रहा है, डिराइव्ड का मतलब होता है जो किसी और के मदद से उत्सर्जित होगा, किसी और के मदद से क्रिएट होगा, इसीलिए उसका नाम है डिराइव्ड। और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप इसको नॉन प्रिमिटिव कहेंगे, बल्कि ये प्रिमिटिव है। ठीक है, अब सुनो, ये जो आपका प्रिमिटिव टाइप है, इसके अंदर मेनली हम लोग जो डेटा टाइप का डिस्कशन करते हैं उसमें ये टाइप आता है इंट। इससे तो आप फेमिलियर हैं, इंट खूब किए हैं आप। तो जो इंट है ये एक डेटा टाइप है एज यू नो, लेकिन ये इंट टाइप ना हम बनाए हैं ना आप बनाए हैं, ये सिस्टम का पार्ट है, ये बिल्ट इन है, तो इसको आप प्रिमिटिव के अंदर डालेंगे। सिमिलरली एक टाइप हम यहाँ पे बता रहे हैं कैर, कैर फॉर कैरेक्टर, ये भी कैसा टाइप है, फंडामेंटल। आपने यूज किया था ना प्रीवियस क्लास कैर, तो कैर फॉर कैरेक्टर, इसको आप यूज करते हैं, बनाते नहीं हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे एक नाम सुने हैं फ्लोट, ये तीनों आप यूज कर चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक नाम आप बाद में जाके पढ़ेंगे, डबल क्या होता है। अवॉइडमेंट में आप वॉइड तो यूज करते हैं, लेकिन इसको फंक्शन में खूब डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो मेनली देखा जाए ना कैटेगोरिकली, प्रिमिटिव टाइप में ये 5 टाइप सबसे ज्यादा यूज में आता है। लेकिन जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है उसमें कुछ और भी टाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक टाइप होता है बुल, BOOL, बुल, बुल मतलब बुलियन, तो ये मॉडर्न सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। नॉर्मल जो सी प्लस प्लस है BOOL बुल होता है, ठीक है। नॉर्मल सी प्लस प्लस में ये 5 टाइप जो होता है टाइप, डेटा टाइप का प्रिमिटिव में, ये फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। लेकिन ये जो सेकेंड टाइप है नॉन प्रिमिटिव या डिराइव्ड डेटा टाइप, पता है इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा टाइप्स आएगा? इसके अंदर एक टाइप आएगा जिसका नाम है एरे, इसके अंदर एक टाइप आएगा जिसका नाम है पॉइंटर एंड रेफरेंस, पॉइंटर एंड रेफरेंस। फिर इसमें एक टॉपिक आएगा जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर, फिर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है यूनियन, एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है टाइप डेफ, थोड़ा अजीब सा नाम है टाइप डेफ। फिर एक टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे चलकर, उसका नाम है इनम, ENUM, इनम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है क्लास। तो अब एक बात सुनिए, यहां पे जो नॉन प्रिमिटिव टाइप है इसमें जितना भी नाम हम लिखे, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, इनम, क्लास, तो ये सब टॉपिक जो है यही सब का प्रोग्रामिंग का चैप्टर्स है बड़ा बड़ा, जो आपको आगे डेप्थ में डिटेल में प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ सिखाया जाएगा। ठीक है, यानी जब आप एरे नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो एरे में बताया जाएगा कि एरे एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। एरे एक ऐसा डाटा टाइप है प्रोग्रामिंग का जिसका निर्माण करने के लिए आपको इन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्रिमिटिव पे। पॉइंटर का निर्माण करने के लिए इन पे डिपेंडेंट होना होगा, स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण करने के लिए, क्लास का निर्माण करने के लिए इन पे डिपेंडेंट होना होगा। इसीलिए इन सारे टाइप्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड। और ये सब का बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, आगे जब चलेंगे हम लोग यही सबको तो पढ़ना है प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ। ओके, अभी तो बस आप ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सब डेटा टाइप डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। अब एक बात सुनिए, यहां पे जो नाम आप सुन रहे हैं ना, स्ट्रक्चर से लेके क्लास तक, देखो डिराइव तो सारे हैं, लेकिन इन सारे में स्ट्रक्चर से लेके क्लास तक, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, एनम और क्लास, ये सब जो टाइप है, इन टाइप्स का जब डिस्कशन होगा फ्यूचर क्लास में तो आपको बताया जाएगा। इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको हम लोग क्या बुलाते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ये सब टॉपिक्स को हम लोग बाद में जब जाके पढ़ेंगे तो बताया जाएगा इनको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसका टिप टू बॉटम, उसका जो सारा किस्सा कहानी है उसको कौन लिख सकने में सक्षम है? यूजर, यानी कि हम और आप। तो वैसे डेटा टाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं? यूजर डिफाइंड। तो सर ये क्या है यूजर डिफाइंड? सर इसको यूज में कैसे लाते हैं? तो इतना इजी टॉपिक है नहीं कि हम आपको अभी बताएं, फंडामेंटल में आप सीख जाएंगे। ये सारा कुछ ही तो पढ़ना है डेप्थ में, डिटेल में आगे की क्लासेस में। तो आप बस सुन लीजिए, डेटा टाइप को हम लोग ब्रॉडली मेनली 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, बांटते हैं, जिसमें पहला हिस्सा का नाम है प्रिमिटिव, दूसरा का हिस्सा का नाम है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर मेनली इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, डबल आता है। मॉडर्न वाले फॉर्मेट में बूल, स्ट्रिंग, वो सब भी नाम आप देखेंगे। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है उसके अंदर कौन कौन आता है? एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, इनम और क्लास। एक और बात सुन लीजिए, हम आपको बता चुके हैं ना, ये जो सी प्लस प्लस भाषा है ये किस भाषा का सुपर सेट था? सी का। सुपर सेट मतलब सी का सारा कॉन्सेप्ट उसमें शामिल है और नया चीज भी शामिल है। ठीक है, तो एक बात गौर से देखिएगा, देखिए ये जो क्लास वाला टॉपिक है ना, ये जो क्लास वाला टॉपिक, अगर हम इसको यहां से हटा दें, सिर्फ इसको हम इग्नोर कर दें और इतना चीज पूरा का पूरा रहने दें एज इट इज, तो याद रखना ये सी लैंग्वेज का कहानी है। मतलब सी प्रोग्रामिंग अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी टेंशन न लें, तो सी प्रोग्रामिंग का ये सारा कुछ सेम है जो यहां पे आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं।
लेकिन सी प्लस प्लस में आपको मालूम है सी का तो सारा कुछ रहेगा और एडिशनल चीज भी रहेगा। तो सी प्लस प्लस में सी का इतना जो टाइप्स था वो भी रहेगा और जो एडिशनल चीज है, हम बताए थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके एक नाम, जो आपको आगे पढ़ना ही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किससे संचालित होता है? क्लास से। तो ये वाला जो टॉपिक है इससे सी प्लस प्लस में एडिशनल चीज देखने को मिलेगा, बट बाद बाकी जितना चीज है सब सी का ही है। यानी आप पैरेलली सी और सीपीपी दोनों पे कमांड कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग डेटा टाइप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो ले चुके हैं। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे सीखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा है, उस टॉपिक का नाम लिखा है डेटा टाइप कन्वर्जन। सुनिए, ये टॉपिक जो है ये भी फ्यूचर में खूब यूज में आता है, कभी कभी वाइवा में एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब नाम से क्या लगता है, डेटा टाइप तो आप समझ गए क्या है, पर डेटा टाइप कन्वर्जन कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप कन्वर्जन, तो सुनो, डेटा टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक डेटा टाइप वैल्यू को अनदर डेटा टाइप में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे आप एक इंटीजर को फ्रैक्शन में परिवर्तित करेंगे, जैसे आप एक फ्रैक्शन को इंटीजर में परिवर्तित करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें एक क्वालिटी के वैल्यू को आप किसी दूसरे क्वालिटी में कन्वर्ट कर पाए, परिवर्तन कर पाए, उस प्रक्रिया का नाम होता है डेटा टाइप कन्वर्जन। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग सीखते हैं। आप क्या बोलेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन में? आप बोलेंगे इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट, it is the process to convert one data type value to another type। मतलब समझ में आया? डेटा टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम लोग एक डेटा टाइप के वैल्यू को परिवर्तित करते हैं अनदर डेटा टाइप में। जैसे इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट में, इंट को कैर में, कैर को इंट में। तो ये जो प्रक्रिया है दैट थिंग इज नोन एज डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट चीज सुनिए, फॉर दिस प्रोसेस, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, फॉर दिस प्रोसेस द सोर्स टाइप वैल्यू, फॉर दिस प्रोसेस द सोर्स टाइप वैल्यू मस्ट बी compatible to destination type value, must be compatible to destination type value। सर ये पॉइंट नहीं समझे, सुनिए, जिस टाइप को आप चेंज करेंगे उसको बोलेंगे सोर्स, जिसको चेंज होना है वो सोर्स होगा, स्रोत होगा, और जिसमें चेंज होना है वो मंजिल होगा, डेस्टिनेशन होगा। तो याद रखें, डेटा टाइप कन्वर्जन में एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करते हैं ना हम लोग जब, तो समय ध्यान रखना है कि जो सोर्स टाइप होगा वो डेस्टिनेशन टाइप के हिसाब से क्या हो, कंपैटिबल हो, एडजस्टेबल हो। मतलब अगर एक टाइप दूसरे टाइप के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कंपैटिबल नहीं होगा, तो वहां पे कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस का नाम है डेटा टाइप कन्वर्जन। अभी एक एग्जांपल सुनिए रफली, फिर हम उसको और इसके कैटेगरीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर किसी ने लिखा इंट एक्स, अब आप सारे बच्चे ये समझ रहे हैं इंट एक्स करने से कंप्यूटर मेमोरी में इंटीजर टाइप का एक्स के नाम से ब्लॉक रिजर्व हो गया। जरा सोचिए, एक्स का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर, सो दिस एक्स कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप ओनली, ये बात आप जानते हैं। लेकिन सुनो, अब अगर कोई लिखता है एक्स इज इक्वल टू 9, जरा सोचो, एक्स में आपने कितना सौंपा, 9, 9 का क्वालिटी कैसा है, 9 एक इंटीजर नंबर है, तो 9 को आपने किस में थमा दिया, एक्स में, सो दिस एक्स विल बिकम 9। तो सर कहां कन्वर्जन कहां किए सर, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो, 9 इंटीजर था, एक्स इंटीजर था, तो इंटीजर में इंटीजर डाल रहे तो कहां कोई प्रॉब्लम है। पर अगर किसी ने लिखा एक्स इज इक्वल टू 9.75, अगर किसी ने लिखा x इक्वल्स 9.75, तो ध्यान रखें सी प्लस प्लस में क्या होगा, इसमें 9.75 का क्वालिटी इंट तो नहीं है ना, 9.75 का क्वालिटी कैसा है, फ्रैक्शन है, फ्लोट टाइप है। लेकिन आप इसको किसमें सौंप रहे हैं, आप इसको किसमें असाइनमेंट कर रहे हैं, x में। अब बताओ x का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर। तो आप ही सोचिए, अगर आप एक फ्रैक्शन को इंटीजर में सौंपने का कोशिश करेंगे तो वो तो इसके स्कोप से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा मशीन अंदर ही अंदर कि 9.75 का जो ये पॉइंट वाला जो पार्ट है वो ट्रंकेट कर देगा, कट करके हटा देगा, और x का वैल्यू कितना रख लेगा, 9, यानी 9.75 नहीं होल्ड कर पाएगा, सिर्फ 9 होगा। यानी कि जब एक टाइप का वैल्यू
दूसरे टाइप में जब कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि वहां पे डेटा लॉस भी करे। डेटा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? आपने 9.75 दिया x को, पर x का काबिलियत नहीं था पॉइंट रखने का। x बेचारा इंट टाइप का है, तो इट कैन ओनली होल्ड द इंटीजर पोर्शन, तो x का वैल्यू 9 हुआ, अब 0.75 ट्रंकेट हो गया, यानी यहां पे थोड़ा सा डेटा लॉस हो गया। तो ऐसा हो सकता है डेटा कन्वर्जन में, जब आप हाई रेंज की चीज को स्मॉल रेंज में जब डालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे डेटा लॉस का भी चांसेस बनता है डेटा टाइप कन्वर्जन में, उसका आप ध्यान रखें हमेशा। पर अब एक बात देखिए, अगर कोई ऐसे लिखता है फ्लोट एक्स, अब जरा गौर से देखिए एक्स का क्वालिटी कैसा है, फ्लोट। तो फ्लोट का क्वालिटी जो है ना इंट की टाइप से क्या होता है, हायर टाइप बोलते हैं उसको। लेकिन अब अगर कोई एक्स में 9 देगा, सुनो, x में कोई 9.75 देगा तब तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि 9.75 फ्रैक्शन टाइप का है और x तो फ्लोट है, फ्लोट में तो स्टोर हो ही जाएगा वो। लेकिन अगर कोई फ्लोट में 9 को थमाता है, x में अगर कोई 9 को थमाता है तो x में क्या होगा मालूम? x में आ जाएगा, इस बार देखो x में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 जो है उसका क्वालिटी इंट है, पर x का क्वालिटी कैसा है, फ्लोट, सो x विल होल्ड 9.0। तो आप इसको 9 मत बोलिएगा, आप उसको बोलिएगा 9.0 हो गया, भले आपने 9 दिया, क्योंकि यहाँ पे आप इंट का कन्वर्जन क्वालिटी वाइज, नेचर वाइज, टाइप वाइज किसमें हो चुका है, फ्लोट में। तो अब मेरे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.0। तो सोचिए, क्या यहां कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, फ्लोट का कन्वर्जन इंट में हुआ, ठीक है, थोड़ा डेटा लॉस हुआ था। यहां पे कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, यहां पे इंट का कन्वर्जन फ्लोट में हुआ बहुत ही इजीली, कोई डाउट नहीं हुआ, यानी कॉम्पैटिबिलिटी दोनों जगह दिखा। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब एडजस्टेबिलिटी, दोनों जगह एडजस्टेबल था, यहां भी यहां भी, कहीं डेटा लॉस हुआ कहीं नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर हम लिखते हैं इंट x, बोलो x नाम का ब्लॉक किस टाइप का है, यहां पे x नाम का ब्लॉक किस टाइप का आपने बनाया, इंटीजर टाइप का बनाया। अब अगर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में, अब अगर आप लिखेंगे एल्पाइन, ध्यान से देखिएगा, ये जो एल्पाइन है वो डबल कोट्स में लिखा हुआ का क्वालिटी कैसा है, ये एक स्ट्रिंग है, माइंड इट, ये एक स्ट्रिंग है, और आप स्ट्रिंग को किसमें स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स में, पर एक्स का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर। तो यहां पे क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर के साथ कंपैटिबल, एडजस्टेबल नहीं है, तो ये लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, यहां कोई कन्वर्जन नहीं होगा, बल्कि यहां पे एरर हो जाएगा। तो जब कंपैटिबिलिटी था तो किसी तरह काट छांट के चाहे नॉर्मली एडजस्ट कर गया, लेकिन जब कंपैटिबल नहीं था, सोर्स का टाइप डेस्टिनेशन के टाइप से कंपैटिबल नहीं था, तो एरर आ जाएगा। तो ये आपका सोर्स टाइप होता है जिसको डालना है, कन्वर्ट करना है, और ये आपका डेस्टिनेशन का टाइप होता है। तो ये कहानी था डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए। अब डेटा टाइप कन्वर्जन का जो टाइप्स होता है, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, वो अब हम लोग डील करेंगे। अब हम आपको यहां पे बताने जा रहे हैं क्या, मेथड्स ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन। आई मीन डेटा टाइप कन्वर्जन जो है उसके मेथड्स क्या हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन के अब क्या क्या टाइप्स हैं, अब हम लोग उसको यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुनिए, जो डेटा टाइप कन्वर्जन है उसका जो फर्स्ट टाइप है, उस टॉपिक का नाम देखो क्या लिखा है, इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप होता है, उस टाइप का नाम देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है इससे रिलेटेड भी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन तो आप समझ चुके हैं क्या है। अब टाइप कन्वर्जन दो तरीके से होता है, या तो आपका टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा तो उसको नाम देंगे इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब कोई काम ऑटोमेटिक हो जाए, मशीन की इंटरनल कैपेबिलिटी से हो जाए, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट बुलाते हैं। और एक्सप्लिसिट का मतलब होगा जब आप उसको फोर्सफुली, एक्सटर्नली, मैनुअली उस पर अपना सप्रेस करेंगे अपना रूल्स, तो उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलेंगे। तो क्या है ये दोनों कन्वर्जन, इसको अब हम लोग डील करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग कन्वर्जन में फर्स्ट मेथड जो था, जिसका नाम आपने अभी भी क्या सुना था, इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, अब हम लोग उसको डेफिनेशन और उसका एग्जांपल अब देखेंगे। नाम से क्या लगता है, हम आपको बताएं ना, इंप्लिसिट कन्वर्जन वो टाइप होता है जिसमें सोर्स टाइप डेस्टिनेशन टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बताइए, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इन दिस टाइप द सोर्स टाइप वैल्यू
ऑटोमेटिकली और internally gets converted to the destination type value, to the destination type value। मतलब ये हुआ कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक ऐसा मेथड है डेटा कन्वर्जन का जिसमें आपका जो सोर्स टाइप वैल्यू है, मतलब जिसको चेंज करते हैं वो सोर्स टाइप है, वो ऑटोमेटिकली या अंदर ही अंदर या इंटरनली मशीन के द्वारा खुद ही से कन्वर्जन कर लेगा डेस्टिनेशन टाइप वैल्यू में। उस प्रक्रिया का नाम है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो आपने एग्जांपल्स इसका देखा है अभी अभी। देखो, अगर लिखते हैं हम इंट एक्स, बोलो एक्स का क्वालिटी कैसा है? इंटीजर है। अगर कोई एक्स का वैल्यू कितना लिखेगा 9.75, ये एग्जांपल हम ले चुके हैं अभी। तो जो 9.75 है इसका क्वालिटी कैसा है? फ्लोट। तो अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोशिश करेंगे तो मशीन क्या करेगा? ऑटोमेटिकली या भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर इस टाइप को इस टाइप में कन्वर्जन कर लेगा। सर कैसे कर लेगा? तो इंटरनली उसके अंदर सेट है सारा फॉर्मेट कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू इंट में सौंपा जाएगा तो उसका इंटीजर पोर्शन एक्सट्रैक्ट करके वो अपने अंदर होल्ड कर लेगा। थोड़ा डेटा लॉस हो जाएगा लेकिन एरर नहीं आएगा एटलीस्ट। तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक हुआ है, तो इस कन्वर्जन का नाम क्या हो गया? इंप्लिसिट कन्वर्जन, यानी ऑटोमेटिक कन्वर्जन। सो ये आपसे बोल रहा है। वेरी इजी। इस एग्जांपल को देखिए। अगर आप लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और फ्लोट रखने के लिए आपने घर बना लिया c। इसको ध्यान से देखिएगा। आप लिख रहे हैं इंट a इक्वल्स 5, b इक्वल्स 2 एंड c को फ्लोट बना चुके हैं। तो ब्लॉक्स का रिजर्वेशन कैसे हो गया? फर्स्ट ब्लॉक a है, वैल्यू 5। सेकेंड ब्लॉक b है, वैल्यू में 2। और थर्ड ब्लॉक कौन सा है? c। अब क्वालिटी भी चेक कर लो। ए और बी की क्वालिटी है इंटीजर टाइप, बट सी में क्वालिटी कैसा है? फ्लोट या फ्रैक्शन टाइप। ठीक है। एक बात देखिए, अगर किसी ने लिखा c इक्वल्स a डिवाइडेड बाई b, ये बात हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले ऑपरेटर्स में ही। तो अगर किसी ने लिखा a डिवाइडेड बाई b, तो इसमें अब आपको ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन का रूल लगेगा। कैसे? पहले समझ लीजिएगा बात। नॉर्मली आपसे कोई पूछता a डिवाइडेड बाई b का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखेंगे कि a में 5 है, आप देखेंगे कि b में 2 है, तो आप हड़बड़ में कह देंगे सर 5/2 या 5/2 सर 2.5 होगा। अभी भी सोच रहे होंगे कुछ लोग कि C का क्वालिटी फ्लोट है, तो C का क्वालिटी फ्लोट है तो इसमें तो 2.5 आ सकता है। समझ रहे बात? C का क्वालिटी फ्लोट है तो C में 2.5 आ सकता है, यह बहुत लोग सोच रहे होंगे। पर मुद्दा यह है, वो आ तो सकता है लेकिन हम देंगे उसको तब ना वो 2.5 रखेगा। पहले तो आपको यहां पे देखना है सारा कुछ, सौंपने का काम तो बाद में होता है। तो बताओ A का नेचर कैसा है? इंटीजर टाइप। ये बताओ B का नेचर कैसा है? इंटीजर टाइप। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटीजर इंटीजर जब आपस में रिलेट कंपेयर होगा, कुछ ये करेगा, कुछ कैलकुलेशन करेगा, तो इंट इंट सॉल्व होके याद रखना वो हमेशा इंट होता है। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन। तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 2 है, तो इंट इंट क्योंकि इंट होगा तो 5/2 2.5 थोड़ी ना होगा। इंट 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 होगा तो 5/2 2.5 थोड़ी ना होगा, वो तो 2 होगा। अब देखो क्या होगा, ये 2 किसको सौंपने गए हैं? आप सी में गए हैं। अब पता चला अरे ये सी तो फ्लोट है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंट इंट तो इंट ने प्रोड्यूस किया, इंट इंट ने इंट को प्रोड्यूस किया, तो इंटीजर ना सौंपेगा। तो मेरे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। और यहां बहुत धोखा होता है बच्चों को। लोग क्या सोचते हैं, सी अगर फ्लोट है तो सी में कैपेबिलिटी है फ्रैक्शन रखने का, तो 5/2 ढाई रख लो लाके। पर वो ढाई देगा तब तो आप ढाई रखेंगे इसमें। इंट इंट तो इंट दे रहा है, वो आपको 2 दे रहा है, तो सी में कितना चला गया? 2.5 तो आया नहीं। अब बात क्या है सुनो, सी का क्वालिटी कैसा है? फ्लोट, तो इसका आंसर होगा 2.0। आया 2, बट सी का नेचर फ्लोट है तो वो 2.0 बन जाएगा। अभी तो बताए थे ना कन्वर्जन में। तो यहां पे डाउट में मत रहना, धोखे में मत आना, क्योंकि थोड़ा डाउट हो जाता है यहां पे। इस एग्जांपल को देखिएगा अब आप। अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू या इंट छोड़िए, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए फ्लोट
x बना लेते हैं कोई घर, फ्लोट x, ठीक है। और अब अगर हम लिखें x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2.0, ठीक है, प्लस, और यहां पे देखना ध्यान से, हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में a लगा दिए, ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट हो गया। तो गौर से देखिए हो क्या रहा है, ये बताइए x का क्वालिटी कैसा ले रखे हैं आप, फ्लोट, यानी x में पूरा कैपेबिलिटी है कि x में कैसा वैल्यू स्टोर कर पाएगा, फ्रैक्शन टाइप का, x में पूरा कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे क्या होने वाला है, ये बताओ, 7 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2.0, अब बाकी तो प्लस है, तो आपको पता है ना डिवाइड का प्रेसिडेंस या डिवाइड का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होता है, तो ऑफकोर्स पहले तो डिवीजन का काम होना है, तो यहाँ पे दो जगह डिवीजन है, यहां और यहां, प्लस तो बाद में होगा, ओके। तो ये बताओ इस डिवीजन के कैलकुलेशन के समय रूल लगा लो, 7 का नेचर, एक्स क्या है मत देखो प्लीज, 7 का नेचर कैसा है, इंटीजर, 2 का नेचर कैसा है, इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर इट विल प्रोड्यूस इंटीजर, तो इसका आंसर आना था 3.5 बट आएगा 3, क्योंकि इन तीन टिंट होता है, ठीक है। 7/2 3.5 होना था, इट विल टेल यू 3, ओके। अब देखो प्लस को भी छोड़ो, फिर डिवाइड पे आओ, ये डिवाइड काम करेगा। अब ये बताइए 9 का नेचर कैसा था, इंटीजर, 2.0 का नेचर कैसा था, फ्लोट। अब ध्यान से देखना, इंटीजर और फ्लोट जब फ्यूज करेगा तो इसका आंसर ना फ्लोट आता है, यानी दोनों में से इफ एनी वन ऑफ देम इज फ्लोट यू विल गेट अ फ्लोट। तो बताओ 9 डिवाइडेड बाई 2.0 व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव यू 4.5 फ्लोट मिलेगा, माइंड इट, तो फर्क पड़ गया, यहीं पे देख लो। अब आते हैं प्लस करने पे, अब देखो ये वाला प्लस पहले, ये पहले वर्क कराएंगे, तो बताओ इंटीजर ऑफ फ्लोट जब प्लस होगा तो याद रखना इंट ऑफ फ्लोट फ्लोट होता है क्वालिटी वाइज, इंट ऑफ फ्लोट का फ्यूजन होगा तो यू विल गेट फ्लोट, तो 3 + 4.5 व्हाट इट विल टेल यू, इट विल टेल यू 7.5। अच्छा ध्यान से सुनो, इसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, अब ये चीज जाके मिक्स होगा इसके साथ, जरा ध्यान से देखिए, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो ए है, याद है ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, मतलब ये कैरेक्टर है। और ये भी सुनिए, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का आस्की वैल्यू होता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का एक आस्की वैल्यू होता है, तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना हुआ करता था, याद कीजिए 65। तो ध्यान से सुनिए, जब एक कैरेक्टर और जब एक फ्लोट आपस में फ्यूज करेगा तो उसका आंसर फिर फ्लोट आएगा। और जानते फ्लोट में क्या आएगा, इधर से 7.5, और यहाँ पे जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए है, इसका आस्की वैल्यू कितना था 65, वो 65 जाके जुड़ जाएगा 7.5 में, और आपका रिजल्ट हो जाएगा 72.5। और ये जो 72.5 है, ये अब सॉल्व होके किसको मिला, x को, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72.5। तो कभी भी कैलकुलेशन करना हो तो हड़बड़ में कैलकुलेशन मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे आपको रूल लगा लगा के समझ के चलना है, और ये कन्वर्जन हम नहीं कर रहे हैं, ये कन्वर्जन मशीन करेगा अंदर ही अंदर, हम तो आपको उसका रूल्स बता रहे हैं कि वो इस तरीके से प्रोसीड करेगा। क्योंकि ये कौन सा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं आप, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में मशीन ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है, उसके बेसिस पे इसी तरह से वर्क होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप कन्वर्जन का जो फर्स्ट मेथड आपने सुना उसका नाम क्या सुना, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड और लास्ट मेथड, और आज के लिए लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप कन्वर्जन का सेकेंड मेथड। इस कन्वर्जन मेथड का नाम देखो क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब सुनिए, ये जो टॉपिक है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसमें नाम से क्या लग रहा है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन है जिसमें कन्वर्जन एक टाइप का दूसरे टाइप में ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बल्कि हम लोग उसको मैन्युअली, एक्सटर्नली, फोर्सफुली कन्वर्जन करेंगे, इसीलिए उसका नाम है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो डेफिनेशन इसमें कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड, द सोर्स टाइप वैल्यू इज मैन्युअली और externally converted to destination type value। मतलब ये वो प्रक्रिया है
जिसमें आपका जो सोर्स टाइप समझ रहे हैं, जिसको परिवर्तित करना उसको सोर्स टाइप कहते हैं। इसमें जो आपका सोर्स टाइप वैल्यू है उसको मैन्युअली या एक्सटर्नली या जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है डेस्टिनेशन टाइप में, यानी जो आपका मंजिल है उस टाइप में। एक और बात सुनिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग करना मतलब टाइप कास्ट करना मतलब टाइप को गढ़ना, एक टाइप से दूसरे टाइप में जरूरत के हिसाब से, एक टाइप से दूसरे टाइप में जरूरत के हिसाब से जब आप टाइप को कास्ट करते हैं, टाइप को चेंज करते हैं फोर्सफुली, उसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो इसको एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा आपको ये क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखो नॉर्मल मेथड्स में सपोज कीजिए हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया, फिर इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और c को हम कैसा बना रहे हैं, फ्लोट। हम अभी अभी एग्जांपल चूज किए थे। अगर कोई लिखता है c इक्वल्स a डिवाइडेड बाय b, फिर से वही बात हो गया, याद कीजिए प्रॉपर्टी, a का क्वालिटी इंटीजर है, b का क्वालिटी इंटीजर है, तो रूल क्या कहता है, इंटीजर इंटीजर डिवाइड होकर इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर 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 बन जाएगा। तो सुनो, c का क्वालिटी फ्लोट है, तो मेरा आंसर 5 डिवाइडेड बाय 2 फिर से तो 2 ही आएगा, 2.5 तो आएगा नहीं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसमें हम लोग अपना मर्जी अगर चाहे तो थोप सकते हैं उसके ऊपर, फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हैं, बस कंपैटिबल होना चाहिए मेरा बात। तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है, सुनो, a का वैल्यू अभी कितना था, अभी a का वैल्यू कितना था, 5 था, b का वैल्यू कितना था, 2 था। मशीन उसको ऐसे समझ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 2 समझ रहा है मशीन इस चीज को। अब देखना हम क्या करेंगे, a के सामने ब्रैकेट घेर के, ब्रैकेट के अंदर हम फ्लोट लिख देंगे। ये अजीब सा तरीका है, फर्स्ट टाइम आप यहां पढ़ रहे हैं। देखो पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिख दिया, फ्लोट। अब देखना क्या होगा, ए का नेचर कैसा था, इंटीजर, पर ए के सामने आपने क्या लिख दिया ब्रैकेट्स में, फ्लोट। तो पता है ये जबरदस्ती फोर्सफुली 5 को क्या बना देगा, 5.0 बना देगा। इससे क्या फायदा होगा, इसको लिखने से क्या फायदा होगा, इस जगह पे अब a का वैल्यू 5 नहीं समझेंगे आप, इस जगह पे अब आप इसको 5.0 समझेंगे आप। लेकिन ध्यान से एक और बात सुन लीजिए, a का ओरिजिनल बिहेवियर अभी भी कैसा है, इंटीजर। तो इसमें आपको डबल फायदा मिला, a का नॉर्मल बिहेवियर इंटीजर ही रह गया और इस जगह पे उसने आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी प्रोड्यूस करा दिया ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये फोर्सफुली आप कन्वर्ट करते हैं अपना मर्जी थोप के, इसी को टाइपकास्ट करना बोलते हैं। तो अब एक बात बताओ, एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, फ्लोट और इंट में तो फ्लोट ही आएगा। अब आपका आंसर 2.5 आ जाएगा। सर क्या हम इसमें भी फ्लोट लगा सकते हैं सामने, यस, दोनों में लगाने की जरूरत नहीं है, एक भी फ्लोट तो फ्लोट आ जाएगा, बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, फ्लोट, बी के सामने ब्रैकेट के साथ लेकिन लिखेंगे। तो बताओ 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0, अब आपको पता है फ्लोट फ्लोट डिवाइड होके क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लोट, तो व्हाट यू विल गेट हियर, 2.5। अब जाके आपके सी में कितना स्टोर होगा, 2.5। तो फर्क समझ में, आप पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में, प्रीवियस केस में आपने कुछ मेहनत नहीं किया था तो इंट 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 हो गया था बाय डिफॉल्ट, पर इस बार आपने थोड़ा प्रेशराइज किया, प्रेशर डाला उसके ऊपर कि नहीं तुम फ्लोट जैसा बिहेव करो, तो फ्लोट फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोट ही आ रहा है यहाँ, तो मेरे सी में 2.5 आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग, जबरदस्ती कन्वर्ट करना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक एग्जांपल आप यहां और देखिए, देखिए अगर हम लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 65, ध्यान से देखिएगा, ये बताइए इंट x इज इक्वल टू 65 करेंगे तो मेमोरी में ब्लॉक x नाम का बना, क्वालिटी में x इंटीजर है और x का वैल्यू कितना हो चुका है, 65 हो चुका है, 65 हो चुका है। आपको याद है मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, सी आउट का। तो अगर आप सी आउट के साथ x लिख दीजिएगा, आपको मालूम है इस लाइन का मतलब, सी आउट का काम है आउटपुट करना। तो सुनो, अगर आप सी आउट के साथ x को इमीडिएटली लिख देंगे एंड इफ दिस इज योर मॉनिटर, तो पता है क्या होगा, x का वैल्यू कितना है, 65,
x का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर, तो सी आउट के साथ जब x लिखोगे तो आपका आंसर 65 आ जाएगा। x का वैल्यू 65 है, x का नेचर इंटीजर है, तो जब आप सी आउट में आउटपुट करिएगा x को तो x का वैल्यू 65 डिस्प्ले कर देगा। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं नया चीज, ये तो नॉर्मल बात है जो पहले से आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब यहां पे देखिए क्या होने वाला है। देखिए अगर आप लिखते हैं सी आउट, अगर आप इस बार लिखते हैं सी आउट और यहां पे जो x था इसके सामने ब्रैकेट में आपने कैर लिख दिया। आपको याद है 65 आस्की वैल्यू था, एक न्यूमेरिक कोड था कैपिटल ए के लिए, याद कीजिए। तो अगर आप x के सामने कैर लगा देंगे तो इस बार अगर आप अपने मॉनिटर पे आउटपुट को चेकआउट करने जाएंगे तो x का नेचर इंटीजर था भले ही, लेकिन x के सामने क्योंकि आप कैर थोप दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं कैर, तो 65 को कैरेक्टर में जब चेंज करेगा तो आपको मालूम है कि 65 कैपिटल एक आस्की कोड है, तो यू विल गेट द रिजल्ट एज ए, यानी उसको अक्षर बना के फेंकेगा। और आपको याद है प्रोग्रामिंग में सिंगल कोट्स में ए लिखते थे तब उसका मतलब 65 समझते थे, लेकिन जब ये चीज छपता है मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है तो सिंगल कोट्स के बिना डिस्प्ले होगा। मतलब ड्यूरिंग द आउटपुट टाइम जब वो डिस्प्ले होगा तो बिना इन्वर्टेड कॉमा का वो डिस्प्ले होगा, वो डायरेक्ट ए डिस्प्ले होगा, सिंगल कोट्स वहां से हट जाता है। कोड के अंदर में जब देखते हैं तो सिंगल कोट्स में ए को 65 समझते हैं, लेकिन प्रिंट होने के समय इट विल ओनली डिस्प्ले ए। तो देखो ये सब जो फॉर्मेट जो आप लिख रहे हैं ना, यही फॉर्मेट होता है क्या, टाइपकास्टिंग करना, फोर्सफुली एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना। तो इतना फंडामेंटल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले आपको आना चाहिए था, जो आप यहां तक सीख चुके हैं।